हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आपको इनकम टैक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि वेरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिडक्शन को आज हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स, और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डिडक्शन क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारे जो टोटल जो ग्रॉस इनकम होती है उसमें से अगर हम डिडक्शन को अगर लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिडक्शन है ये कौन से चैप्टर के अंदर दे रखी है? ये जो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो चैप्टर नंबर 6A है उसके अंदर हमें क्या दे रखे है फ्रेंड्स? हमें डिडक्शन मेंशन कर रखी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर वर्णित है डिडक्शन के बारे में। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? जो हमें डिडक्शन है उसकी जो अंडर सेक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। उसका क्या क्राइटेरिया दे रखा है, कितने उसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, कौन सी अंडर सेक्शन किस कंडीशन के अंदर है, उसके अंदर हमें ये डीप में आज पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि दीज डिडक्शन आज मेंशन इज चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 है उसके जो डिडक्शन है वो कौन से चैप्टर के अंदर मेंशन कर रखी है, वर्णित है, वो है चैप्टर 6A के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर नॉट अलाउ फॉर फॉलोइंग इनकम। ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो भी हमें जिस भी हेड से हमें इनकम प्राप्त होती है जो हम आपको बताएंगे उससे मिलने वाली इनकम पे हमें डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। तो कौन कौन सी इनकम है जिससे हमें डिडक्शन को अलाउ हमें नहीं की जाएगी फ्रेंड्स, वो आगे मेंशन है। फर्स्ट नंबर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो हमें लॉन्ग टर्म जो कैपिटल हमें गेन होता है, दीर्घकालीन जो पूंजीगत लाभ होते हैं जो हमें गेन होते हैं अंडर सेक्शन 112 और 112A, इन दोनों के तहत अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम प्रॉफिट मिलता है हमें तो उस पर हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, अगला जो है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है ए है, उसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली कैपिटल जो गेन है, लाभ है, पूंजीगत लाभ है शॉर्ट टर्म, उसके पे हमें भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, थर्ड है कैजुअल इनकम। जैसे कैजुअल इनकम है जैसे बैटिंग से, ग्लैबलिंग से, इससे जो भी हमें इनकम प्राप्त होती है तो उससे होने वाली इनकम पे हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना? ओके, चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिडक्शन कैन बी क्लासिफिकेशन एज फॉलोइंग। फ्रेंड्स, इसमें जो डिडक्शन है उसको हम दो भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन से है? इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन, यानी कि विनियोग की जो भी स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बेस के आधार पे हमें क्या डिडक्शन मिलेगी, उसको इन्वेस्टमेंट के बेस के आधार पर हमें डिडक्शन में मेंशन करेंगे फ्रेंड्स। अगला है वो है इनकम बेस्ड डिडक्शन, आय के आधार पर डिडक्शन। जैसे जिस भी हेड से हमें आय होती है, इनकम होती है, वो कौन से है जिससे हमें इनकम होती है तो उस पर मिलने वाले डिडक्शन को इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डिडक्शन को कितने भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, इसको 2 भागों में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, इन्वेस्टमेंट के आधार पर और दूसरा क्या है इनकम के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये है डिडक्शन स्टार्ट होती है अंडर सेक्शन डिडक्शन 80C। फ्रेंड्स, जो 80C डिडक्शन है वो क्या है कि जो हम अलग अलग हेड में जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमें प्राप्त होने वाली जो डिडक्शन अलाउ होगी वो अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत है, जो हम आगे आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये है जो 80C जो अंडर सेक्शन डिडक्शन है ये कौन किसको मिलती है? ये इंडिविजुअल और HUF दोनों को डिडक्शन अलाउ की जाती है। ओके, ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति को भी, और HUF हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसको भी ये डिडक्शन अलाउ की जाती है। केवल व्यक्ति और HUF हिंदू एवं परिवार के लिए ये क्या है डिडक्शन अलाउ होती है। मैक्सिमम लिमिट इन 1,50,000। ठीक है, इसमें 1,50,000 हमें मैक्सिमम लिमिट दे, इससे मोर देन हम डिडक्शन अलाउ नहीं करवा सकते। इससे 1,50,000 तक या फिर इससे कम हम डिडक्शन अलाउ होती है इसमें अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे क्या बता रखा है इसमें, हमारे नोट्स बता रखा है कि डिडक्शन विल बी अलाउ इन इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉलोइंग। निम्न में से विनियोग करने की कटौती मिलती है।
जो भी ये जो हेड बता रखी इसमें अगर हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें है कि फर्स्ट नंबर जो है वो है कंट्रीब्यूशन टू SPF, RPF और PPF, स्टेचुरी जो प्रोविडेंट फंड है या फिर जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। अगर इन तीनों अगर प्रोविडेंट फंड में अगर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें जो अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन हमें अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो ठीक है। सेकंड नंबर जो है टॉपिक जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है डिडक्शन डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो हमें हमारे जो लड़कियों के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दे रखी है उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं कोई भी सेविंग अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है फ्रेंड्स, उसमें अंडर सेक्शन 80C वाली डिडक्शन हमें अलाउ होती है फ्रेंड्स। ओके, थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनवेंशन फंड। इसमें इस फंड में अगर हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी हमें 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8 इशू, अगर NSC 8 इशू अगर हम इशू में अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी डिडक्शन 80C की हमें प्रॉफिट फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, नोटिफाई म्यूचुअल फंड, देखो आजकल म्यूचुअल फंड है इसका बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है, ट्रेंड में है ये। तो म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें अंडर सेक्शन 80C की क्या मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके, यूनिट टू UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी आता है कि यूनिट ट्रस्ट इंडिया की इस्टेब्लिश कब हुआ था, वो हुआ था 1964 में UTI की स्थापना की गई थी। अगर UTI की यूनिट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी हमें डिडक्शन 80C की हमें अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखो आगे नेक्स्ट वाला देखो कि टाइम डिपॉजिट विद नोटिफाई बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अगर हम नोटिफाई कोई बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर हम टाइम डिपॉजिट मतलब कि जैसे जमा अवधि करवाते लॉन्ग टर्म के लिए करवाते 5 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए, तो जो टाइम डिपॉजिट अगर हम बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं उसके लिए भी हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये जो डिडक्शन वाला जो टॉपिक है ये इनकम टैक्स का एक वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। इसके लिए हमें क्या है कि हम हर एग्जाम कोई भी एग्जाम हो कॉमर्स का उसमें जिसमें इनकम टैक्स इंक्लूड की गई है सिलेबस के अंदर, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डिडक्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हर मतलब एग्जाम में, कॉमर्स को कोई भी एग्जाम हो जिसमें इनकम टैक्स अगर इंक्लूड है तो उसके अंदर ये डिडक्शन बहुत ही मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसको हम हर सेक्शन को याद करना है, सेक्शन के अंदर क्या है क्या मेंशन कर रखा है उसको भी हमें अच्छे से क्लियर से उसको डीप में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ उसको याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं ट्यूशन फीस पेड विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। यदि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं फुल टाइम एजुकेशन पूर्णकालीन अगर शिक्षा अधिकतम मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए भी अगर ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे ना तो उसके अंदर क्या मिलेगी अंडर सेक्शन 80C की हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, हमें डिडक्शन दी जाएगी अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूड स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंस। गृह ऋण के साथ अगर हम कोई हाउस जो लोन ले रहे हैं उसके साथ अगर स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस और अगर अन्य अगर अदर एक्सपेंस अगर का पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको याद करने हैं फ्रेंड्स, ये क्लियर है, ठीक है ना, ये याद करने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि बॉन्ड इशू ऑफ द नाबार्ड। ये जो नाबार्ड है जो नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है, जो इसकी स्थापना भी 1989 में की गई थी। तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड द्वारा अगर बॉन्ड को इशू करता है तो इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर भी हमें अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो अगला है नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशन अकाउंट अंडर NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है अगर वो नेशनल पेंशन स्कीम में क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है तो उसके अंदर की हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, नोटिफाई इक्विटी शेयर, देखो इसमें याद रखना प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, डिबेंचर भी नहीं आएगा। इसमें क्या दे रहा है कि नोटिफाई किया हुआ अगर इक्विटी शेयर है तो उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं कंट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर नोटिफाई जो इक्विटी शेयर के अंदर, तो उसमें भी हमें अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट
जो हमारी नोट्स हैं फ्रेंड्स, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए, जेवीएनएल के लिए, और जो हमारे जो एनटी जो यूजीसी नेट है, जिसमें भी जिस भी एग्जाम कॉमर्स के एग्जाम में अगर इनकम टैक्स आती है तो उसके लिए ये नोट्स है, ये सफिशिएंट है फ्रेंड्स। इससे बाहर हमारा कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हो, क्योंकि हमने हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और इसके पीछे हर टॉपिक के पीछे हमने इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन और जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसको इंक्लूड करके हमने इसको बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स बनाए रखे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें LIC प्रीमियम। देखो जो अंडर सेक्शन 80C है वो LIC प्रीमियम के लिए हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है कि इफ़ पॉलिसी इशू, अगर LIC जो की पॉलिसी है वो इशू होगी, कब होगी? 1/4/2012। अगर 1/4/2012 से अगर पहले है तो उसके लिए हमें कितना मिलेगा? उसका सैलरी का कितना परसेंट? 20%। ठीक है ना, सैलरी का 20% हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन अलाउ, कटौती होगा फ्रेंड्स। इफ़ पॉलिसी इशू बाय बिटवीन 1/4/2012 टू 31/3 मतलब 31/3/2013, इन दोनों के अगर बीच में इन जो डेट दे रखी है 1/4/2012 से लेकर 31/3/2013 के बीच में अगर हम कोई भी LIC पॉलिसी अगर इशू होती है तो उस पर हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? उसमें जो सैलरी का 10% हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इफ पॉलिसी इशू ऑफ द आफ्टर 1/4/2013, अगर 1/4/2000 को या उसके बाद में अगर कोई भी पॉलिसी को इशू करते हैं तो उसमें LIC प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें 10% मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि इफ पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ द डिसेबल पर्सन और पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज, अगर हमें कोई भी पर्सन को अगर क्या हो जाए, स्पेसिफिक बीमारी हो जाए, कोई भी निर्दिष्ट कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए हमें कितना परसेंट मिलेगा? सैलरी का 15% इसमें LIC प्रीमियम मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये याद करना है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है LIC प्रीमियम वाला। ठीक है, ओके। अगली डिडक्शन पढ़ेंगे हम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। 80CCC है, ये किसको मिलेगी फ्रेंड्स? ये ओनली फॉर इंडिविजुअल को। देखो जो हमने अंडर सेक्शन 80C पढ़ी थी वो किसको मिली थी? इंडिविजुअल को भी, और किसको मिली थी? HUF को मिली। लेकिन जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC है ये हमें ओनली टू इंडिविजुअल के लिए मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली टू इंडिविजुअल के लिए, केवल व्यक्ति के लिए ही मिलेगी, हम इसमें HUF को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो अंडर सेक्शन 80CCC है ये किसके लिए फ्रेंड्स? ये LIC द्वारा जो पेंशन फंड में अगर क्या करेंगे हम कंट्रीब्यूट करते हैं, LIC द्वारा स्थापित जो LIC द्वारा स्थापित पेंशन फंड है, LIC द्वारा जो भी पेंशन फंड दिया जाता है उसमें अगर हम क्या करते हैं, उसमें अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हमें ये अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर डिडक्शन अलाउ की जाएगी। और मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी डिडक्शन की? 1,50,000। ओके फ्रेंड्स, 1,50,000 हमें मैक्सिमम अमाउंट अलाउ की जाएगी डिडक्शन की। ओके, चलो आगे वाले देखते हैं। डिडक्शन के लिए अगली करते हैं नेक्स्ट डिडक्शन कौन सी है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। अगर अंडर सेक्शन 80CCD के लिए क्या है कि इसमें भी किसको मिलेगी फ्रेंड्स? इसमें भी ओनली फॉर इंडिविजुअल को मिलेगी। 80CCC और 80CCD के दोनों के अंदर किसको मिलेगी फ्रेंड्स? इन दोनों में हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी किसको फ्रेंड्स? ओनली फॉर इंडिविजुअल को। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू पेंशन फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित पेंशन फंड में अंशदान। देखो हमने जो अंडर सेक्शन CCC पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो LIC द्वारा स्थापित पेंशन फंड में अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको कौन सी अंडर सेक्शन के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स? तो वो हमें की जाएगी हमें अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर। ठीक है ना, और यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित पेंशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्थापित जो पेंशन फंड है उसमें अगर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें हमें कौन सी डिडक्शन के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी? तो वो की जाएगी अंडर सेक्शन 80CCD के अंतर्गत। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखो इसमें है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये स्थापित पेंशन फंड है तो इसलिए इसमें क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसको नेशनल पेंशन स्कीम को हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। एक है 80CCD फर्स्ट, 80CCD फर्स्ट बी, 80CCD सेकंड। तो इसमें है जो 80CCD फर्स्ट है इसमें एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? इसमें एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, जो भी कर्मचारी है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूट मेड जो जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, या फिर 10% ऑफ द सैलरी, जो सैलरी का 10%
इनके आएगा विच ऑफ द लेस, दिन में दो जो भी कम होगा वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें एक केस और भी दे रखा है कि इफ़ केस एम्प्लॉई ऑन 20% ऑफ GTI, जो ग्रोस टोटल इनकम है उसका 20% मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर GTI के केस में है तो हमें 20% मिलेगा सैलरी का, और सैलरी का 20% और एक्चुअल जो मेड है कंट्रीब्यूशन मेड है उन दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड दोनों में से जो भी कम है उसको हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, सेकंड में है 80CCD फर्स्ट बी एडिशनल कंट्रीब्यूशन। जो एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स वो हमें फिक्स दे रखी है कि 50,000, ओके, अप टू 50,000 तक हमें डिडक्शन अलाउ की जा सकती है, इससे अधिक हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जा सकती। थर्ड क्या है, थर्ड है इसमें सेक्शन 80CCD 2 एम्प्लॉयर अगर जो भी NPS में नेशनल पेंशन स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है उसमें अगर एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो इसके अंदर हमें अप टू 10% क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है ना। एम्प्लॉई जो सैलरी है उसका 10% तक हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन बट अगर इन केस ऑफ द CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर है केस है तो उसमें 14% हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, समझ में तो आ रही है ना फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैं इसको बहुत ही डीप में वो बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास कर रही हूँ आपको, ठीक है ना। अगली जो डिडक्शन है वो है सेक्शन 80CCE ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट। CCE में क्या आएगा, 80C, 80CCC, 80CCD, ये तीनों किस में मेंशन की जाती है, तीनों को मिला के अगर ओवरऑल कितनी हमें डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट दे रखी है वो दे रखी है अंडर सेक्शन, उसको मैक्सिमम 1,50,000, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट मतलब तीनों को मिला के, कौन कौन सी को, 80C को, 80CCC, CCD फर्स्ट में क्या है, एम्प्लॉई द्वारा जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है NPS में वो दे रखी फर्स्ट, ठीक है ना। तीनों को मिला के अगर क्या है मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 1,50,000, ओके। नोट है 80CCD फर्स्ट बी और 80CCD सेकंड। देखो जो हमारी जो प्रोविज़न है 80CCE का, उसमें जो 80 जो CCD फर्स्ट और 80CCD फर्स्ट बी, सॉरी 80CCD फर्स्ट बी, इसको याद करना फ्रेंड्स, और 80CCD सेकंड, इन दोनों को मिला के इन प्रोविज़न को हम इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें ये लागू नहीं होता है। इस प्रोविज़न से ये दोनों है जो 80CCD फर्स्ट बी और 80CCD सेकंड जो प्रोविज़न सेक्शन है ये हमें इसमें जो 80CCE के अंतर्गत ये प्रोविज़न इस पर लागू नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो 80CCE में कौन कौन से सेक्शन इंक्लूड की जाएगी, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट है 1,50,000 है तो वो है 80C, 80CCC, 80CCD फर्स्ट, ओके फ्रेंड्स। इन तीनों को इसमें मेंशन करके मैक्सिमम अमाउंट तीनों को मिला के 1,50,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा मोर देन नहीं, अलग अलग नहीं होगी, इन तीनों मिला के ही 1,50,000 हम इसमें डिडक्शन अलाउ हमें मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अगली है हमारी डिडक्शन, नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अंडर सेक्शन 80 किसके लिए है फ्रेंड्स, ये है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो हमें जब भी हम कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर एक्सपेंस का अगर पेमेंट करता है तो उसके लिए हमें अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ मिलती है फ्रेंड्स। तो इसमें इंडिविजुअल और HUF के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, केवल वेस्ट और HUF अविभाजित परिवार के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। इसमें जो मेरे जो बनाए गए जो नोट्स है इसमें ये बहुत ही एक स्पेसिफिक है कि इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही नोट्स को कंबाइन करके बनाया गया है, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसको इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड किया जा सके, जो हिंदी का है तो उसको हिंदी मीडियम प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही, सब बच्चे इंग्लिश मीडियम नहीं हो सकते और सब बच्चे हिंदी मीडियम भी नहीं हो सकते। तो इंग्लिश मीडियम वालों को अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ फ्रेंड्स, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बाई लैंग्वेज ये नोट्स आपके लिए तैयार किए फ्रेंड्स। ओके, ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो एक्सपेंस का भुगतान करते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, डिडक्शन अलाउ की जाती है।
अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, देखो इसमें किस किस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसमें जैसे हर सेल्फ खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जो जीवन साथी है उसके लिए और अपने जो डिपेंडेंट जो पेरेंट्स है उसके लिए हमें मेडिकल एक्सपेंस, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो मेडिकल एक्सपेंस करता है, मेडिकल जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस का अगर पेमेंट करता है तो उसके लिए ये जो अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें भी लिमिट भी दे रखी है, अगर कोई भी नॉर्मल है, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, लेस देन जिसकी एज अगर 60 ईयर से कम है तो उसको 25,000 मिलेगा। और अगर क्या मिलेगी 50,000 कितने से 60 से अगर मोर देन है किसी की एज तो उसको, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 50,000 की हमें डिडक्शन अलाउ मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें है कि इंडिविजुअल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ये मिलेगी फ्रेंड, मैंने बता दिया ये आपको। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए हमें कटौती ये हमें रिसीव अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। ओके। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि इफ़ प्रीमियम फर्स्ट है, इफ़ प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, स्पाउस मतलब अपने जीवन साथी के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब अपने आश्रित जो बच्चे हैं उसके लिए, जो कि आश्रित बच्चे क्या होते हैं जिसकी फ्रेंड 25 ईयर से लेस देन है जिसकी एज, तो उसको हमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन के अंदर हम कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो ये जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, स्पाउस है, हिमसेल्फ है, ये तीनों है तो इनके लिए अप टू 25,000 होगा। बट इन द केस ऑफ द सीनियर सिटीजन है तो इसके लिए अप टू 50,000 तक का क्या होगा, इसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके। अगला है इफ प्रीमियम पेड ऑफ द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के लिए हमें कोई प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा अप टू 25,000। और अगर सीनियर सिटीजन है तो अब बट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन 50,000। ओके फ्रेंड्स। देखो अब इसमें सीनियर सिटीजन, देखो पेरेंट्स के लिए भी सीनियर सिटीजन है, उसमें भी सीनियर सिटीजन हो सकता है किसी, जैसे कि मतलब ऐसे हो जाता है ना, जैसे पेरेंट्स कोई भी कपल है, कोई एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा अगर उसको अगर मैरिज हो जाता है उसका, तो उसके बच्चे अगर उससे अगर बड़े हैं तो उसके लिए भी ये केस की वजह से उसमें सीनियर सिटीजन दे रखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके। इस वाले केस में ठीक है, पेरेंट्स तो होंगे इसमें, अगर भाई ज़्यादा होंगे तो सीनियर सिटीजन 50,000, अदरवाइज 25,000। ओके। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है कि नोट लगा रखा है इसमें, पेमेंट ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें अगर हम जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ की चेकअप करवाते हैं, उसमें डिडक्शन विल बी अलाउ अप टू 500, हमें 500 तक की हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। और ये जो डिडक्शन है, ये जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है, इसका जो पेमेंट अगर हम करेंगे तो वो एनी मोड कैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, उसमें डिडक्शन हमें अलाउ हो जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस में अगर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम एक्सपेंस का भुगतान करते हैं तो उसके अंदर हमें फ्रेंड्स जो डिडक्शन मिलेगी वो हम अदर देन कैश, यानी कैश के अंदर अगर हम भुगतान करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में तो उसमें हमें डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें कैसे की जाएगी डिडक्शन अलाउ जब की जाएगी जब हम कैश के अदरवाइज अन्य कोई भी मोड में अगर हम पेमेंट कर देते हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखने की ये बात है फ्रेंड्स। ओके। तो इसमें बोल रहा है कि विच इन द इंक्लूड इन द ओवरऑल लिमिट 25,000 और 550 एज इन द केस में भी। देखो इसमें अगर ओवरऑल लिमिट हमने कितने दे रखी है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 25,000, और जो सीनियर सिटीजन के लिए हमने बता दिया आपको 50,000। तो जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ जो चेकअप है, ये जो 25,000 या 50,000 जो भी क्राइटेरिया हमने मैक्सिमम लिमिट दे रखी है उसके अंडर में ही, मतलब उसके अंदर ही इंक्लूड करके हमें डिडक्शन अलाउ कीजिए। मतलब यानी है कि मीन्स इसका ये है कि इसको अलग से हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ये जो इंश्योरेंस जो हेल्थ चेकअप है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है फ्रेंड्स, उसके अंडर में ही हमें जो प्रिवेंटिव जो हेल्थ चेकअप है इसकी हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स। चलो ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही डीप एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। ठीक है। नोट अगला क्या दे रहा है कि मेड ऑफ द पेमेंट, भुगतान करने का तरीका कैसे कर सकते हैं। फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर निवारण स्वास्थ्य जांच की दशा में एनी मोड मतलब किसी भी प्रकार से हम पेमेंट कर सकते हैं। उसको जो चेकअप हम करवाते हैं हेल्थ चेकअप, उसका हम किसी भी तरह से अगर पेमेंट कर देंगे तो उसको हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन ये बोल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारी जो हेल्थ जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने अभी बताए थे अंडर सेक्शन 80D वाली, तो उसके अंदर अगर हम क्या करेंगे,
कैसे कर सकते हैं उसके अंदर हम पेमेंट, एनी मोड अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके अन्य तरीके से अगर हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए ही हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। इन केस ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देखो ये इंडिविजुअल के लिए दे रखी है, तो जो इंडिविजुअल और जो HUF है उनके लिए सेम कैटेगरी है और सेम ही उसके लिए प्रोविजन लागू होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डिडक्शन विल बी अलाउ ऑन द हेल्थ ऑफ द फैमिली अप टू 25,000 बट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन। ये बोल रहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर 25,000 या 50,000 जैसी भी परिस्थिति की कटौती मिलेगी, मतलब जो कि इंडिविजुअल के लिए मिली है वो ही हमें एंड हिंदू जो डिवाइडेड फैमिली है उसके लिए हमें कटौती मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, सेम है, मतलब उनके लिए दोनों के लिए क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझाया एक्सप्लेनेशन किया है ना फ्रेंड्स, वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका है फ्रेंड्स कि DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। देखो जो 80D है वो भी किसको मिली थी, इंडिविजुअल और HUF को, और 80DD है वो भी किसको मिलेगी, इंडिविजुअल और HUF की। फ्रेंड्स ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको मिलती है, ठीक है ना, ये जो डिडक्शन में अलाउ होती है ये इंडिविजुअल को होती है, फिर HUF होती है, फिर दोनों को होती है, ठीक है ना, ये याद रखने की हमें होना चाहिए, मतलब ये याद है, ठीक है, पेपर की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है डिडक्शन विल बी अलाउ फॉर मेडिकल एक्सपेंस इंक्लूड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। किसी आश्रित अयोग्य के उपचार में किए गए चिकित्सा व्यय की कटौती मिलेगी, ठीक है ना। वो जो थी अंडर सेक्शन D थी वो किसके लिए थी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए थी फ्रेंड्स। और जो ये अंडर सेक्शन 80 DD है ये हमारे डिपेंडेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी भी हमारे जो आश्रित है हमारे ऊपर जो डिपेंड है उस पर अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी जो भी मेडिकल एक्सपेंस होता है उसमें ट्रीटमेंट कराने के लिए जो भी हम एक्सपेंस का भुगतान करते हैं तो उसमें हमें डिडक्शन प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, चलो इसका क्राइटेरिया चलो बता देती हूँ। तो इसका क्राइटेरिया है, तो इसमें कितना मैक्सिमम लिमिट तक हमें डिडक्शन अलाउ होगी, तो वो होगी हमें अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें होगी वो होगी हमारे लिए 75,000, ठीक है ना। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1,25,000, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, इसमें मैक्सिमम अमाउंट लिमिट हमें दे रखी है फ्रेंड्स। ओके, सीनियर सिटीजन की नहीं गई, उसमें सीनियर सिटीजन भी है और साथ क्या है उसमें जो सर्वर जो डिसेबिलिटी है यानी कि जो ज़्यादा गंभीर 80% से मोर देन अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हमें कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, उसमें 1,25,000 मिलेगी। और 80% से अगर कम हमें क्या है डिसेबिलिटी है हमारी, तो उसकी डिपेंडेंट जो डिसेबिलिटी है तो उसमें अगर 80% से लेस देन है तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट मैक्सिमम तक हमें डिडक्शन मिलेगी, तो वो मिलेगी फ्रेंड्स हमें 75,000 पर एनम, मतलब पर एनम के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से, ठीक है ना, पर एनुअल के हिसाब से। ओके, तो ठीक है, अगली डिडक्शन पढ़ते हैं। लास्ट है इसमें फर्स्ट पार्ट के यहाँ तक ही बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डिडक्शन बहुत लॉन्ग टॉपिक है तो इसको हम 2 पार्ट में या फिर हो सके तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब थोड़ा पढ़ो फ्रेंड्स, लेकिन जो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि आपको बिल्कुल कंटेक्स्ट याद हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ लिया एक दिन में और याद कुछ हो भी नहीं रहा तो उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो क्या मतलब इतना पढ़ने का। तो पढ़ो वो ऐसा पढ़ो थोड़ा बड़ा, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है कोई भी टॉपिक है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। तो अपन ये जो डिडक्शन वाला टॉपिक है इसको ये 2 या 3 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करके और आपको समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अगला जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U ओनली टू इंडिविजुअल। ये किसको मिलेगी, ओनली टू इंडिविजुअल। यू मतलब ये है अपने खुद के लिए है, ये समझने की ट्रिक है फ्रेंड्स। हम जब तैयारी करते थे तो ये हम समझ के ही ट्रिक बना के याद करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड डिडक्शन बहुत सारी है तो डेली अगर हम इसको रिवाइज करते जाएंगे, एक्सपीरियंस जितना होगा हमारी रिवाइज पढ़ने और पढ़ाने का, यानी कि कोई भी हो अगर स्टार्टिंग में कोई पढ़ता है तो उसको याद नहीं हो, जैसे जैसे वो पढ़ने डेली रूटीन हो जाती है तो उसको वो चीज़ें याद होने लग जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाने वाला है, स्टार्टिंग में पढ़ाता है तो उसको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसकी जो पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव होने लग जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए हम बता रहे हैं ये बात, क्योंकि जो हमें जो डिडक्शन वाला है ये बहुत ज़्यादा डिडक्शन है, अंडर सेक्शन है इनके, तो आप इनको क्या करो छोटे छोटे पार्ट में डेली उसको रिवाइज किया करो, तो अपना आप ये हमें रिवाइज होके याद होने लग जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये पढ़ते हैं अपन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। यू मतलब अपने स्वयं के लिए, अगर कोई स्वयं अगर इंडिविजुअल के लिए मिलेगी, किसके लिए मिलेगी, ओनली टू इंडिविजुअल के लिए हमें ये डिडक्शन अलाउ की जाएगी।
इसमें है डिडक्शन विल बी अलाउड टू डिसेबल इंडिविजुअल। अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर डिसेबल हो जाता है तो देखो डिसेबल कैसे हो जाए, इसमें 2 क्राइटेरिया दे रखा है। अगर 80% से लेस देन है तो इसीलिए 75,000 हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी। और मोर देन अगर 80% से अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें 1,25,000 क्या की जाएगी, इसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। इसमें 2 क्राइटेरिया बना रखे फ्रेंड्स। ओके, पढ़ते अमाउंट ऑफ द डिडक्शन 75,000 पर एनम बट इन केस ऑफ द सर्वर डिसेबिलिटी, मतलब गंभीर रूप से अगर कोई भी क्या हो जाता है, अयोग्य डिसेबिलिटी हो जाता है मोर देन 80% से अधिक, जैसे ज़्यादा ही अगर कोई भी गंभीर रूप से क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, चलने योग्य नहीं होता है वो बिल्कुल, है ना। 80% से ज़्यादा अगर वो डिसेबल हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट कैसे भी हो जाए, तो उसमें हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी 1,25,000 पर एनम के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, हम अगर आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी जो वीडियो है उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। और जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन वाला है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके, ताकि जब भी मैं इनकम टैक्स की या फिर अदर जो कॉमर्स की न्यू जब भी क्लास अपलोड करूं तो आपको क्या हो, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको डायरेक्ट रूप से उसको देख सको। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।